हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, अर्लियर अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम डॉवर्नियर के ट्रायड्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ेंगे, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर केवीएस पीआरटी टेस्ट सीरीज चल रही है और कंप्यूटर की एक सीरीज भी चल रही है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो उन्हें भी एक बार आप जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वे भी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट को समझने से पहले हम एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और फिर उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट है जो एलिमेंट्स के लिए करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। Everything is in the universe is made of one or more elements। इसका मतलब है कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसमें जो कुछ भी पाया जाता है, वो चाहे फर्नीचर से रिलेटेड हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे कोई खाने की वस्तु हो, सब कुछ ब्रह्मांड में जो कुछ भी पाया जाता है वो एक या एक से अधिक तत्वों से बना होता है। Any substance that contains only one kind of an atom, specific and unique type of atom is known as an element। इसका मतलब है कि कोई पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। तो जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, इसे अन्य पदार्थ में साधारण रासायनिक विधियों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। और एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो गुणों में समान होते हैं। Each individual element is considered a pure element because it is not mixed with any other element। तो हम यदि किसी एक विशिष्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम उसे एक प्योर एलिमेंट या शुद्ध तत्व भी मान सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट होता है उसमें केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है, तो इसमें किसी तरीके का कोई मिक्सचर नहीं होता, इसलिए उसे हम क्या प्योर एलिमेंट मान सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गोल्ड, मर्क्यूरी, कार्बन। तो ये सभी एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टैंडर्ड सिंबल। तो जो प्रत्येक एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसे एक स्टैंडर्ड सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। तो जो जॉन डाल्टन थे वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के लिए सिंबल्स का यूज किया। उन्होंने जैसे हाइड्रोजन है उसे इस तरीके का एक सिंबल दिया, कार्बन है उसे एक भरे हुए गोले का सिंबल दिया, ऑक्सीजन है उसे इस तरीके के गोले का सिंबल दिया। तो आपको ये सिंबल्स याद नहीं करने, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो जॉन डाल्टन है वो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स का यूज किया। Berzelius suggested that the symbols of elements should be made from one or two letters of the name of the element। तो बर्जीलियस से उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि जो एलिमेंट्स का सिंबल होना चाहिए वो उस एलिमेंट के नाम का कोई एक या दो लेटर होना चाहिए। Now the name of elements are approved by IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आपको ये फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जो एलिमेंट्स के नाम को अप्रूव किया जाता है वो IUPAC द्वारा ही किया जाता है। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम उस जगह के अनुसार रखा जाता है जहां से वो पाए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैसे कॉपर, फाउंड इन सिप्रस। नेक्स्ट है जो कुछ नाम होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक कलर की वजह से होते हैं, जैसे जो गोल्ड है उसे ऑरम भी कहते हैं। गोल्ड है वो सुनहरा येलो कलर का होता है ना, इसलिए जो ऑरम है तो इसका ए और यू इस सिंबल से इसे लिखा जाता है। The first letter of symbol is always written as a capital letter and the second letter as a small letter।
तो जब भी हम सिंबल लिखते हैं एलिमेंट्स के लिए, तो जो फर्स्ट लेटर होता है उससे तो हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और उसके बाद का जो लेटर होता है उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, इसमें इसका सिंबल है AL, तो यहाँ पे जो A है वो तो कैपिटल में है और L है वो स्मॉल है। इसी तरीके से जो कोबाल्ट है, इसका सिंबल होता है CO, इसमें C फर्स्ट लेटर है इसलिए इसे कैपिटल में लिखा गया है, और सेकंड लेटर है O, इसे स्मॉल में लिखा गया है। Some other symbols have been taken from the names of element in Latin, German और Greek। तो जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक नाम से भी लिए गए हैं। जैसे जो आयरन है उसका सिंबल है Fe और इसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम। इसी तरीके से सोडियम है, इसका सिंबल होता है Na, जो कहाँ से लिया गया है, नेट्रियम से। इसी तरीके से पोटेशियम का K लिया गया है कैलियम से। Next is symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name। तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स इस तरीके के होते हैं कि उनका जो पहला लेटर होता है वो तो जिस लेटर से नाम शुरू हो रहा होता है वही है, और जो दूसरा लेटर होता है सिंबल में वो आगे आया हुआ कोई एक लेटर हो सकता है। जैसे क्लोरीन है, ये C से शुरू हो रहा है तो इसका फर्स्ट लेटर तो क्या लिया है, C, लेकिन L का बाद में आ रहा है तो यहाँ पे L लिया गया। तो इस तरीके से सिंबल भी लिए जाते हैं। तो कुछ सिंबल तो ऐसे हो गए जो ऐसे बनाए गए हैं जो जिस जगह से लिया गया है, कुछ कलर की वजह से हो गए, और कुछ उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक वर्ड में जो नाम है उनकी वजह से भी होते हैं, और कुछ इस तरीके से भी लिए जाते हैं कि फर्स्ट लेटर ले लिया और बाद में पूरे वर्ड में जो कोई एक लेटर है वो उठा लिया। तो इस तरीके से सिंबल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट का नाम दिया गया है और उनके सिंबल दिए गए हैं। नेक्स्ट है अर्लियर अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए पहले क्या क्या प्रयास किए गए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम वर्तमान में जो एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी कई प्रयास किए गए थे जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे एलिमेंट्स की खोज होती जा रही थी वैसे वैसे मुश्किल हो रहा था कि हम प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रख सकें। तो ये जरूरी हो गया कि हम एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई कर दें कि यदि हम किसी एक एलिमेंट की उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद कर लें तो हम उसके ग्रुप के अन्य एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ सके। Several attempts have been made to classify the elements according to their properties। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे डॉबर्नियर ट्रायड्स के बारे में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। नेक्स्ट है डॉबर्नियर के ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब होता है तीन का ग्रुप होना। तो जो डॉबर्नियर थे, ही ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाए जो समान गुणों वाले थे। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स ट्रायड्स। ही शोड दैट when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other 2 elements। इसका क्या मतलब है कि जब उन्होंने वो तीन तीन ट्राइड्स बनाए, तीन तीन ऐसे तत्व लिए कि उन्हें जब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मासेस के क्रम में लिखा गया, तो जो बीच का एलिमेंट था उसका परमाणु द्रव्यमान वो जो आइड साइड वाले दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। इनके टाइम तक क्या था कि केवल 15-16 एलिमेंट्स की ही खोज हुई थी, लेकिन तब भी वो क्या थे, सिर्फ 3 ही ऐसे ट्रायड्स बना पाए थे। तो जो इनका ये रूल था वो आगे और एलिमेंट्स में फॉलो नहीं हो पाया था, इसलिए ये इस वाले रूल की यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। तो उन्होंने जो 3 ट्रायड्स बनाए थे वो इस तरीके से थे, एक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो जो लिथियम का एटॉमिक मास होता है वो होता है 6.9 और पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। तो यहाँ पे जो बीच में एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा है, सोडियम। तो इन्होंने क्या बोला था कि यदि 3 एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में लिखा जाएगा तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी यहाँ पे क्या जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होगा वो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। तो यदि लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, 6.9 प्लस 39 अपॉन 2, जो लगभग किसके बराबर आएगा, 22.95,
जो कि लगभग 23 के इक्वल है। तो यही क्या था, सोडियम का एटॉमिक मास था। इसी तरीके से इन्होंने दो और ट्राइड्स बनाए थे, वो थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और तीसरा ट्राइड्स था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो वो यही 3 ट्राइड्स बना पाए थे, आगे वो और इस तरीके के ट्राइड्स नहीं बना पाए। तो यहाँ पे ये रूल फेल हो जाता है। तो इसलिए अब आगे दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस वाली कमी को दूर करने का प्रयास किया। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव का मतलब होता है 8-8 की ग्रुपिंग। ट्राइड्स में हमने 3-3 के ग्रुप के बारे में बात करी थी, यहाँ हम 8-8 के ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जॉन न्यूलैंड्स अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो जो जॉन न्यूलैंड थे, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों की व्यवस्था की थी। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उसके न्यूक्लियस का मास होता है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका मास नेग्लिजिबल होता है। तो जो एटॉमिक मास होता है, हम उसके न्यूक्लियस के मास को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो किसी एटम का टोटल मास होता है वो उसके सेंटर में यानी न्यूक्लियस में कंसेंट्रेट होता है। एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन। उस समय तक जो इनर्ट गैसेस थी या नोबल गैसेस थी, उनके बारे में जानकारी नहीं थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element. It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. तो उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से शुरू किया एंड उन्होंने थोरियम तक स्टडी की थी, जो कि 56 एलिमेंट था। और उनका ऐसा मानना था कि प्रकृति में केवल 56 एलिमेंट ही पाए जाते हैं और इससे ज्यादा फ्यूचर में खोज भी नहीं की जा सकती। लेकिन बाद में और भी एलिमेंट्स की खोज की गई जो कि इस लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हुए थे। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। He found that every eighth element had properties similar to that of the first. He compared this to the octaves found in music. तो उन्होंने कहा कि यदि आप एलिमेंट को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस में लगाएंगे, तो जो हर 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के समान होगी। उन्होंने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले सप्तक से की थी। जैसे संगीत में सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, तो यहाँ पे 8वां क्या आता है, वापस सा आता है। तो जो 8वें नंबर का ये होता है, ये किसके समान है, पहले नंबर के। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो ग्रुप बनाए गए हैं एलिमेंट के, उसमें भी जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के समान होगी। इसे आप ऐसे समझिए, यदि आप लिथियम को पहला एलिमेंट मानते हैं तो इसका 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, पहला। दूसरे नंबर पे बेरियम, तीसरे पे बोरॉन, चौथे पे कार्बन, पांचवे पे नाइट्रोजन, छठे पे ऑक्सीजन, सातवें पे फ्लोरीन और आठवें पे क्या आएगा, सोडियम। तो सोडियम और जो लिथियम है इसकी प्रॉपर्टीज आपस में समान होगी। इसी तरीके से यदि आप बोरोन को पहले नंबर पे मानते हैं तो बोरोन हो गया पहले नंबर पे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। तो बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज समान होगी। इसी तरीके से इन्होंने बोला था कि हर 8वां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट के समान होगी। लेकिन जो ये वाला रूल भी है वो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो पाया था। तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक था। नेक्स्ट है, इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, as after calcium every eighth element did not possess properties similar to that of the first। तो यह पाया गया कि जो ऑक्टेव का नियम है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ था, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो हर 8वां तत्व था वो पहले के गुण के समान नहीं था। मतलब जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनकी भी मैच कर रही थी। लेकिन बाद में बोरोन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम इन तीनों की मैच नहीं की। तो कैल्शियम तक तो ये रूल फॉलो हुआ, इसके बाद ये रूल फॉलो नहीं हुआ। बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करी थी, लेकिन इन तीनों की नहीं करी थी। इसके बाद नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड्स एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। जैसे आप यहाँ टेबल में भी देख रहे होंगे कि उन्होंने सेम स्लॉट में ही यहाँ पे कोबाल्ट और निकल को भी रखा है, इधर भी उन्होंने सेम स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रखे हैं।
but also put some unlike elements under the same note. Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine which have very different properties than these elements. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोबाल्ट और निकल है उसे इस वाले कॉलम में रखा गया है जहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन भी है। लेकिन जो कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज है वो फ्लोरीन और क्लोरीन से इनसे बिल्कुल अलग है। जैसे जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये तो नॉन मेटल होते हैं, जबकि कोबाल्ट और निकल है वो क्या है, मेटल है। तो एक धातु हो रहा है और एक क्या हो रहा है, यहाँ पे अधातु हो रहा है। तो यहीं पे इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो गई। तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फिर भी इन्हें क्या गया, एक ही कॉलम में रखा गया है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक था। इसके अलावा iron which resembles cobalt and nickel in properties has been placed far away from these elements. With the discovery of noble gases, the law of octaves become irrelevant. यहाँ पे जो आयरन है ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कोबाल्ट और निकल के जैसी ही है, लेकिन फिर भी इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना दूर दूर रखा गया है। मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अलग अलग है उन्हें तो सेम ही कॉलम में रखा गया, और जबकि आयरन है, कोबाल्ट और निकल है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं तब भी इन्हें अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो ये ऑक्टेव का रूल था वो फेल हो गया था। नेक्स्ट है मैनलिफ पीरियोडिक टेबल। मैनलिफ formulated a periodic law which states that the properties of elements are the periodic function of their atomic masses। मतलब इस नियम के अनुसार जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो तत्व होता है यदि उन्हें उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो एक नियत क्रम में पुनरावृत्ति यानी उनका रिपीटेशन होता है, और समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित क्रम में मिलते हैं। तो मैनलिफ था, उन्होंने इस तरीके का एक टेबल दिया था जिसमें उन्होंने जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उन्हें एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में लिखा था, और ये कहा था कि जो एक नियत क्रम में यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके रासायनिक और फिजिकल जो गुणधर्म हैं उसमें रिपीटेशन होता है। मतलब जैसे जो लिथियम है उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम आया। तो सोडियम पे आने के बाद जो यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनका रिपीटेशन हुआ है। मतलब जो लिथियम और सोडियम है इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होंगी। नेक्स्ट है जो मैनलिफ की पीरियोडिक टेबल होती है, इसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें ग्रुप कहा गया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उन्हें पीरियड्स कहा गया। मैनलिफ पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन अ जर्मन जर्नल इन 1872 इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स। यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले दिए गए हैं, और जो ये आर है ये रिप्रेजेंट करता है इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को। जैसे यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर की जगह लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, तो वो ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट होगा। और ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हम मैनलिफ पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है मेरिट्स ऑफ मैनलिफ पीरियोडिक टेबल। मैनलिफ रेक्टिफाइड द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स व्हिच वर कैलकुलेटेड इनकरेक्ट इनिशियली। तो मैनलिफ ने विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास को ठीक किया गया जो कि शुरुआत में गलत गणना की गई थी। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास को पहले गलत निकाला गया था, तो उस चीज को मैनलिफ ने करेक्ट किया। Some gaps were left for the elements yet to be discovered. Thus, if a certain new element is discovered, it can be placed in a new group without disturbing any existing group. तो जो मैनलिफ थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स को छोड़ दिया था जहां पे उन्हें अनुमान था कि जो फ्यूचर में यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट खोजा जाएगा जो इस ग्रुप के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेगा, तो हम उस एलिमेंट को उस जगह पे रख देंगे। तो इसके लिए जैसे जो फ्यूचर में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये तीन ऐसे एलिमेंट थे जो खोजे गए और इनकी जगह मैनलिफ ने पहले ही अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी थी। और जो स्कैंडियम है इसकी प्रॉपर्टीज
बोरोन के समान थी, गैलियम की एल्यूमिनियम के समान थी और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के समान थी। तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में बोरोन के नीचे एका बोरोन करके और एल्यूमिनियम के नीचे एका एल्यूमिनियम के नाम से और सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन के नाम से गैप पहले ही छोड़ दिया था। तो जब फ्यूचर में इन तीनों एलिमेंट्स की खोज की गई तो एका बोरोन की जगह स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को स्थान दिया गया। तो एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है कि एका बोरोन की जगह स्कैंडियम आया था, एका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम को स्थान दिया गया और एका सिलिकॉन इसकी प्रॉपर्टीज थी वो जर्मेनियम से मिलती है। नेक्स्ट है demerits of Mendeleev periodic table. He was unable to locate hydrogen in the periodic table. तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये हाइड्रोजन की स्थिति को फिक्स नहीं कर पाए। अभी भी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते हैं उसमें भी जो हाइड्रोजन की स्थिति है उसे फिक्स नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एटॉमिक मास वाज नॉट रेगुलर व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, हेंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड वाज नॉट प्रेडिक्टेबल। तो जो मेंडलीव था उन्होंने अपने पीरियोडिक लॉ में बोला था कि जो ये पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित की गई है। लेकिन फिर भी जब बाद में जो नोबल गैस ऑर्गन है उसकी खोज की गई तो उसका एटॉमिक मास था 39.9। लेकिन जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसके अनुसार देखेंगे तो ऑर्गन के बाद आता है पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास क्या होगा 39.09। तो जो यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक मास है वो ऑर्गन के मास से कम है। तो जबकि लेकिन जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का लो था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो पोटेशियम है वो ऑर्गन से पहले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अलावा मेंडलीफ ने ही अपने पीरियोडिक टेबल में जो कोबाल्ट है उसको निकल से पहले रखा था, जबकि जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 वो निकल के एटॉमिक मास यानी 58.7 से ज्यादा है। तो यदि हम एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं तो जो कोबाल्ट है वो निकल के बाद आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस वाले कारण ये भी इसका ड्रॉबैक रहा। और बाद में जो आइसोटोप्स खोज लिए गए तो उसने के वो भी जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें फिट नहीं हुए, क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप अभी इतना समझिए कि आइसोटोप्स का मतलब होता है कि उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। तो इनकी पोजीशंस के बारे में भी मेंडलीव नहीं बता पाया, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है जो आज के टाइम में फॉलो की जाती है। ऑल द एलिमेंट्स फाउंड ऑन अर्थ आर अरेंज्ड इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोसले। तो हमारी पृथ्वी पर जो एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हें एक मैट्रिक्स में व्यवस्थित किया गया है जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, और ये हेनरी मोसले द्वारा दी गई। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके अनुसार properties of elements are a periodic function of their atomic number। मतलब जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने कहा था कि वे एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि हेनरी मोसले ने कहा है कि वे परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब हो गया कि यदि तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार रखा जाए तो जो समान गुणधर्म वाले तत्व है वो नियमित अंतर के बाद पड़ते हैं। तो मेंडलीव में तो एटॉमिक मास के अनुसार इंक्रीज करने वाले ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखा था, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। दिस एटॉमिक नंबर इज कंप्लीटली यूनिक टू एवरी एलिमेंट, और प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, विच मीन्स दैट एवरी एलिमेंट ऑन द प्लेनेट हैज इट्स ओवन यूनिक एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने जो मेंडलीव की कुछ कमियां थी उसे दूर किया था। जैसे मेंडलीव वाली पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बता पा रहे थे, वैसे अभी भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की फिक्स स्थिति को नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 आता है, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को स्टार्टिंग में रखा जाता है। नेक्स्ट है जो आइसोटॉप्स है उसकी स्थिति भी मेंडलीव ने क्लियर नहीं करी थी। तो हमने पढ़ा था कि जो आइसोटॉप्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है।
चूंकि एटॉमिक मास डिफरेंट हो रहा था इसीलिए वो मेंडलीफ उसकी स्थिति को क्लियर नहीं कर पाया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। चूंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं इसलिए उनकी स्थिति भी वहां पे सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पर 7 पीरियड्स हैं और 1 से लेकर ये 18 तक ग्रुप्स हैं। तो आपको याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। फ्रेंड्स इस स्लाइड में आपको 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नाम दिया गया है और उनके सिंबल दिए गए हैं। तो आपको ये 30 के 30 एलिमेंट्स आपको इसी क्रम में याद करने हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये इस क्रम को किसी शॉर्ट ट्रिक से याद न करके पूरा इसी तरीके से याद करें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आप इसे ऐसे ही याद करें 1 से 30 तक क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको दे दिया हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या होगा यही पूछ लेंगे, या फिर पूछ लिया नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। तो कम से कम 20 तक तो आपको याद करना ही है और यदि आप 30 तक याद कर पाए तो बहुत अच्छा है। तो आपके लिए इससे आगे इस टॉपिक को समझने में भी आसानी होगी। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं जिन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया है। इसमें से 98 एलिमेंट्स नेचुरली हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो सॉलिड हैं। 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मर्क्यूरी और ब्रोमीन ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। गैलियम और सीजियम है जो कि रूम टेम्परेचर से यदि थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वो भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने ऐसी एलिमेंट्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 11। और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। ठीक है, इसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन ए 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स, ऑप्शन बी 8 पीरियड्स एंड 7 ग्रुप्स, ऑप्शन सी 7 पीरियड्स एंड 7 ग्रुप्स एंड ऑप्शन डी 8 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ा था कि उसमें जो 7 रोज हैं उन्हें तो हम पीरियड्स कहते हैं और जो 18 कॉलम्स थे उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सेकंड है न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए म्यूजिकल लॉ, ऑप्शन बी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑप्शन सी पीरियोडिक लॉ एंड ऑप्शन डी एटॉमिक मास लॉ। तो हमने इस बारे में पढ़ा था कि न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, उन्होंने एलिमेंट्स के 8-8 के ग्रुप्स बनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या था? ऑप्शन ए एटॉमिक मास, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो एटॉमिक नंबर का आवर्ती फलन थी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो हमने पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो केवल लाइटर एलिमेंट्स यानी हल्के जो एलिमेंट्स थे उनके ऊपर ही एप्लीकेबल हुआ था और ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। Next, the arrangement of elements in the modern periodic table is based on their option A increasing atomic mass in the period, option B increasing atomic number in the horizontal rows, option C increasing atomic number in the vertical columns and option D increasing atomic mass in the group। तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ा था कि ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित की गई थी जो कि हॉरिजॉन्टल रोज में था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग एलिमेंट्स इनटू ट्रायड्स वाज गिवन बाय। तो जो ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए डॉवर्नियर, ऑप्शन बी मैंडलीफ, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी मोसले। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था ट्रायड के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट लाती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।